दिशान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी यूनुस खान। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का टीकाकरण का अभियान की कल होगी शुरुआत। चिकित्सा महकमे ने कसी कमर। 45 से 60 साल के व्यक्तियों को दी जाएगी महामारी के बचाव की दवा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब निजी अस्पतालों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के प्रति डोज की दर निर्धारित कर दी गई है। नागौर जिले के 39 और 2 निजी अस्पतालों में कल टीकाकरण के तीसरे चरण का अभियान की शुरुआत की जाएगी। कल होने वाले टीकाकरण के अभियान में उन व्यक्तियों को भी टीकाकरण लगाया जाएगा जो 20 बीमारियों से ग्रस्त है, जिनकी उम्र 45 से 59 साल की है, जिन्हें कोरोना की वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। उन लोगों को चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है। वहीं अगर देखें तो नागौर जिले में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत 60 साल के ऊपर के करीब 3,90,000 के करीब लोगों को तीसरे चरण का टीकाकरण के अभियान के तहत कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कल से टीकाकरण का तीसरे चरण का अभियान शुरू हो रहा है। वहीं देश के कुछ प्रदेशों में कोरोना की वापसी हुई है, जो कि चिंता का विषय बनी हुई है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मनोज जैन। NH 11B पर करौली सरमुथरा मार्ग पर एक कार और ट्रक की भिड़ंत में यूपी आगरा से कैला देवी जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में करीब 9 लोग घायल हुए, जिन्हें करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में धनौली आगरा निवासी 9 लोग कैला माता के दर्शनों के लिए जा रहे थे। सरमुथरा थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के समीप एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कार चालक देवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 11 लोग घायल हुए, जिन्हें करौली अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बालक उज्जवल और बालिका वैष्णवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे की सूचना पर मृतक और घायलों के परिजन करौली पहुंचे, जहां मृतकों के शव को देखकर रुदन मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और अब रुक करते हैं जयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रही हमारी सहयोगी आयुष। प्रदेश में कल से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 60 से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा कोरोना का, और साथ ही कोरोना के टीकाकरण के साथ ही 45 से ज्यादा गंभीर बीमारी वाले लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो कल से तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, टीकाकरण निजी अस्पताल में भी हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 1 मार्च से प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत होने जा रही है। नए चरण में सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन कराया जा सकेगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के प्रति डोज की दर 250 रुपए निर्धारित की है, जो निजी अस्पतालों में कोविड-19 का टीका लगवाने वाले व्यक्ति द्वारा संबंधित अस्पताल को चुकानी होगी। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि जिसमें 150 रुपए वैक्सीन कीमत और 100 रुपए निजी अस्पताल का सर्विस शुल्क शामिल है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों को कोविड वैक्सीन सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और अन्य सभी टीकाकरण संबंधी व्यवस्थाएं निजी अस्पताल की रहेगी। चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने रविवार को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संबंध में राज्य के सभी CMHO व RCHO के साथ VC के माध्यम से बैठक की। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के करीब 1000 संस्थाओं और 88 निजी चिकित्सालयों में टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने VC में अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थी अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराएं। इसके लिए SDM सहित सरपंच, टीचर, राशन डीलर्स का भी सहयोग लिया जाए। चिकित्सा सचिव ने बताया कि 45 से 59 वर्ष की उम्र के जटिल बीमारियों से ग्रसित उन्हीं व्यक्तियों को टीके लगाए जा सकेंगे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 20 बीमारियों में से ग्रस्त होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के 3rd फेज के लिए राजधानी में 64 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 42 सरकारी व 12 निजी सेंटर्स होंगे, जहां पे कोरोना वैक्सीनेशन का 3rd फेज की शुरुआत की जाएगी। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव।
बीकानेर में आयोजित रक्तदान शिविर में आज 700 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। इस रक्तदान शिविर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, विधायक गिरधारी महिया, सुमित गोदारा, पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी और पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर नाका मौजूद रहे। दरअसल कांग्रेस नेता बिस्नाराम सियाग द्वारा पिछले 10 सालों से ये रक्तदान शिविर यूथ कांग्रेस के नेता रामकिशन सियाग की याद में लगाया जा रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि रक्तदान पुनीत कार्य है। एक जमाना था जब लोग रक्तदान करने से डरते हैं, लेकिन अब युवा रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि रक्त की कमी हुई तो लोग आगे आकर इस पुनीत कार्य से जुड़े। तो दूसरी तरफ गिरधारी महिया और सुमित गोदारा ने भी रक्तदान को लेकर लगातार आयोजित हो रहे इस शिविर की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के कार्य हर उस व्यक्ति को करने चाहिए जो सामाजिक जीवन में है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम क्षेत्र में लूनी इलाके में तस्करों ने नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर फायर किया और इस दौरान एक कांस्टेबल रामनिवास की गोली लगी है। गोली लगने के बाद वह घायल हो गया, जिसका मथुरा दास माधव अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और उनकी टीम लगातार जुटी रही और कहीं न कहीं आरोपी का सुराग मिल गया है। हो सकता है कि कल दोपहर बाद इसका खुलासा किया जाए। हाल ही में उस इलाके में पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देश पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। कुछ न कुछ सुराग मिला है, लेकिन तकनीकी आधार पर बात करें तो कल इस बारे में खुलासा किया जा सकता है। लूनी इलाके में तस्करों का इस तरीके से फायरिंग करना नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर जोश मोहन लगातार सक्रिय रहे और डीसीपी आलोक श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ घंटों मंथन करने के बाद उस इलाके में जो नंबर सामने आ रहा है, जो गांव बताया जा रहा है और आसपास इस इलाके में जिन तस्करों का आतंक रहता है उन तक धरपकड़ जारी है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कोशिशों में जुटी है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस की टीम कल देर रात को नाकाबंदी कर रही थी और एक पिकअप गाड़ी तेज गति से आई और पुलिस पर फायरिंग करते हुए आगे तक निकल गई। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है इस पूरे मामले में खुलासा होगा तो कई तस्करों के नाम सामने आ सकते हैं। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर चारण। अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा बयान। का कोटा को सिंथेटिक ट्रैक की सौगात देने के बाद अब अगला लक्ष्य है कोटा में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बनाने का। बिरला ने कहा कि अगर प्रदेश के खेल मंत्री और यूडीएच मंत्री प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेज देंगे तो उनकी कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार से इसको तुरंत मंजूरी दिलाई जा सके। बिरला ने ये बातें कोटा के डीसीएम मैदान पर आज खेली जा रही राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के दौरान फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कही। इस फाइनल मुकाबले में हाफ टाइम तक हालांकि कोटा ने जयपुर पर 1-0 की बढ़त बनाई रखी, लेकिन मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा और बाद में पेनल्टी शूटआउट में जयपुर ने कोटा को 5-4 से मात दे दी। इससे पहले गृहनगर के अपने प्रवास के दौरान सवेरे बिरला ने धनिया सेमिनार का उद्घाटन किया और देश भर से जुटे धनिया एक्सपोर्टर से बात करते हुए खासकर इस बात पर जोर दिया कि कोटा में धनिया का रकबा किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके उपायों पर विचार करना चाहिए। बिरला ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि कोटा के रामगंज मंडी के मसाला पार्क के आसपास धनिया प्रोसेसिंग प्लांट लग सके ताकि कोटा के किसानों तक उनके धनिया का बेहतर दाम पहुंच सके। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम। बांसवाड़ा शहर में आज दोपहर 2 बजे हड़कंप तब मच गया जब पता चला कि एमजी अस्पताल से एक बच्चा चुरा लिया गया है। महज 19 दिन के बच्चे को टीकाकरण के नाम पर परिजनों के साथ बुलाया गया था। दोपहर से लेकर शाम तक तलाश जारी है, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। बांसवाड़ा शहर कोतवाल मोतीलाल सारण ने बताया कि आज दोपहर में अस्पताल चौकी के कांस्टेबल महेंद्र की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की तो पता चला मलवासा निवासी अर्जुन बामनिया नाम के व्यक्ति ने पूरी घटना के बारे में बताया कि 9 फरवरी को तलवाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। 2 दिन बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिल गई। कल यानी 27 फरवरी को एक महिला उनके घर पहुंची और बताया कि वह एमजी अस्पताल से आई है, आपके बच्चे का टीकाकरण करना है, ऐसे में कल उसे अस्पताल लेकर आए। इस बात पर अर्जुन और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर आज दोपहर करीब 11:30 बजे एमजी अस्पताल पहुंचे। एमजी अस्पताल में ही वह संदिग्ध महिला भी उनको मिल गई। उसने अस्पताल के बाहरी परिसर में ही अर्जुन को रोक दिया और उसकी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर चली गई। मुख्य इमारत में पहुंचने के साथ ही उसने उसकी पत्नी को भी रोक दिया और अकेले बच्चे को लेकर चली गई कि वो टीका लगवा करके अभी वापस आती है। इसके बाद 11:30 बजे से लेकर लगभग
1:30 बजे तक वे दोनों यूं ही इंतजार करते रहे। जब कुछ भी नहीं पता चला, महिला भी नहीं लौटी, तो वे अस्पताल चौकी गए और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद ही हड़कंप मच गया, क्योंकि जिले में इस तरह की पहली घटना है। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अफसरों ने एक एक करके सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, तो संदिग्ध महिला भी दिखाई दी और बच्चा भी। अब इसी आधार पर आगे की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह महिला बांसवाड़ा शहर में किस रूट से और किस व्हीकल से आई और किस व्हीकल से या कैसे बाहर निकल के गई है। इसके साथ ही बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सख्ते में है, क्योंकि आदिवासी जैसे बहुल इलाकों में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई थी और बांसवाड़ा में आज ये घटना पहली बार हुई है। इसको लेकर के भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान और प्रदेश पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह हुआ। इस मौके पर पारंपरिक तरीके से हाथियों से फूल बरसाकर और आतिशबाजी के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं और महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दावा किया कि 70 सालों तक कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ अन्याय किया और हमेशा अपना वोट बैंक समझा। उन्होंने कहा कि आज की इस अल्पसंख्यक समाज की बड़ी उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि अब अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के बहकावे में आने वाला नहीं है। वहीं मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अल्पसंख्यक समुदाय आगामी चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। देखिए, अब समय बदल गया और अल्पसंख्यक समुदाय ने भी इस बात को अच्छे तरीके समझ लिया कि कांग्रेस पार्टी ने अवसर की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की और पूरे समुदाय को वोट बैंक की निगाह से देखा। इस देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया था। वाजपेयी साहब जब हुकूमत में आए थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेकों काम किए। ये संदेश भी दिया कि ये मादरे वतन, गंगा जमनी तहजीब इस देश के जाए, इस देश में खाएं तो इस देश की गाएं। राष्ट्रपति बनाया तो केवल हमने उनका नाम देख के नहीं बनाया कि वो मुसलमान है इसलिए वोट देने के लिए नहीं बनाया, लेकिन उस आदमी की योग्यता को देख करके केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया उसके सामने झुकती है। तो झुकाने का प्रयास किया उस गरीब व्यक्ति ने और उस गरीब बच्चे ने। जिस दिन वो पढ़ता था और जिस प्रकार से छेद ब्याह होता था ना, जिस प्रकार की जिंदगी उसने गुजारी, वो अब्दुल कलाम आजाद ऐसे ही नहीं बनता दोस्त, वो बनता है अपने परिश्रम से। अगर सबसे कम तालीम है तो अल्पसंख्यक समाज में है, सबसे कम नौकरियां हैं तो अल्पसंख्यक समाज में है, और सबसे कम व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं तो अल्पसंख्यक समाज में है, और और तो जिनके सर पर सबसे कम छत है, मकान है जिनका सबसे कम, वो भी अल्पसंख्यक समाज में है। इस बात का विचार करना पड़ेगा, जिस सरकार को बनाने में अहम भूमिका आपकी रही, उस सरकार ने आपको दिया क्या।